राखी वाले दिन एक बहन अपने भाई के घर आती है और जब वह अपने भाई से बात कर रही थी तो उसने काफ़ी देर का अपनी भाभी से कहा था कि भाभी राखी के लिए थाली तैयार कर लाओ, लेकिन वो काफ़ी देर हो जाती है जब उसे, तो उसके बाद वह खुद जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है तो उसकी भाभी फूट फूट कर उस थाली को देख देख कर रो रही थी। उसे देखते ही भाभी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ननद और भाभी के अंदर बहुत गहरा प्यार था और इसी वजह से जब वह बार बार उसे पूछती है तो वह उसे बता देती है कि आखिर क्यों उसकी आंखों में आंसू आए हैं। और इस बात को सुनने के बाद जो बहन होती है वह अपने भाई के साथ ही रक्षाबंधन को कुछ ऐसा कर देती है जिसे देखकर जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है सुनील। सुनील जिसकी एक बहन है जिसका नाम होता है आरती, और आरती जो है वह उसकी शादी हो चुकी है और वह सुनील की बड़ी बहन है। यहाँ पर सुनील के जो माता पिता हैं वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और सुनील अच्छे से कंपनी में नौकरी किया करता है, अपनी गाड़ी है घर की, और जीवन को बड़े प्यार से व्यतीत कर रहा है। सुनील की पत्नी का नाम दिव्या होता है और दिव्या और सुनील की अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं शादी को, यानी कि अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ है, 2-3 साल ही शादी को अभी हो पाए हैं। अब जो सुनील होता है वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन तभी 2024 का रक्षाबंधन आता है और उस दिन यहाँ पर जो भाई होता है, वैसे तो उसकी छुट्टी थी, ऑफिस से उसने छुट्टी ले रखी थी, लेकिन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, बहन आती है, आ जाएगी, राखी बंधवा लूँगा, और उसके बाद मार्केट का कुछ थोड़ा बहुत काम था उसको करवाना चाहता था। इसीलिए वह सुबह सुबह अपनी बहन की राह देखता है, लेकिन धीरे धीरे सुबह के पहले तो 9 बजते हैं, 9 बजे तक तो मार्केट खुलती ही नहीं है, फिर 9 के बाद 9:30, 10, 11 और जैसे ही 12 बजते हैं तो 12 बजे तक भी जब बहन नहीं आती है तो उसके बाद वह मार्केट चला जाता है उस काम को करने के लिए, सोचता है कि बहन शायद लेट हो जाएगी। उसने कई बार सोचा भी और कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन बहन फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद वह मार्केट चला गया था, तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही यहाँ पर सुनील की पत्नी जो दिव्या होती है वह दरवाजा जाकर खोलती है तो सामने उसकी ननद खड़ी हुई थी जिसका नाम आरती होता है। अब आरती को देखकर दिव्या बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि आरती वैसे तो उसकी बड़ी ननद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ननद भाभी के जैसी तकरार बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। उन दोनों में माँ बेटी का सा प्यार था, होता है ना कई जगह, क्योंकि जो लड़का सुनील है उसकी शादी भी इस आरती ने ही करवाई थी अपने जान पहचान के उससे, यानी कि जानकारी निकालने के बाद, और खुद ने ही सारा कुछ काम संभाला था शादी का। उसके पति ने और उसने दोनों ने यहाँ पर रहकर उसकी शादी करवाई थी, क्योंकि माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आरती होती है उसका दिव्या अच्छे से स्वागत करती है, कहती है दीदी आ गई आप, तो वो कहती है कि हाँ आ गई, तू सुना कैसी है। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक हूँ, आप सुनाइए। तो उसके बाद वो पूछने लगती है कि राखी बांधने नहीं गई। तो उसके बाद वो कहने लगती है जो भाभी थी कि ऐसा है दीदी, अभी आप आ गई हो, आपसे राखी बंधवाने के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। ऐसा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है, उसे घर के अंदर ले जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो कहती है कि तुम ऐसा करो, आरती की थाली तैयार कर दो राखी बांधने के लिए, और भैया कहाँ उसको बुलाओ। वो कहती है कि थाली तो मैं तैयार कर रही हूँ, लेकिन आपके भैया आपकी राह देखकर ऐसे ऐसे चले गए हैं, कोई बात नहीं, मैं उनके पास फ़ोन कर देती हूँ। आप लोगों को भी कई बार उन्होंने फ़ोन किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया था। तो यहाँ पर जो आरती होती है वो कहती है कि अरे भाभी, चक्कर ऐसा हुआ कि मैंने जो फ़ोन था वो अपने पर्स में रख लिया और पर्स को बैग के अंदर बंद कर दिया। अब जिस कैब से मैं आई थी उस कैब की डिग्गी में उस बैग को रख दिया था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। छोटा वाला पैसों वाला पर्स मेरे पास था और उन पैसों से मैं सामान वगैरह लेकर यहाँ पर आ गई। उसने निकाल कर देखा तो उसमें काफ़ी सारी मिस कॉल थी। तो वो कहती है कि भाभी आप थाली तैयार करो, मैं भैया को फ़ोन करती हूँ। उसके बाद जो बहन होती है आरती, वह अपने भैया को फ़ोन कर देती है और जैसे भैया ये सुनता है कि बहन आ चुकी है तो उस काम को जिसको कर रहा था उसको अधूरे में ही छोड़कर वहाँ से भागा दौड़ा आता है और कहता है कि तूने कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता है मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था। अब लास्ट में जब गया हूँ, जब मुझे लगा कि अब तुम लेट आओगी, वरना मैं राखी बंधवा कर ही कहीं जाता। मैंने कई घर के काम सोच रखे थे लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, घर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो।
इस बात को सुनकर वो कहती है, अरे भैया आपको तो पता है ना, पहले मेरी भी ननद आती है, उससे राखी बंधवाने के बाद ही मैं आई थी, और वैसे भी इस बार चक्कर ये हो गया कि उनको ऑफिस का कोई ज़रूरी काम याद आ गया और उस काम को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया, तो मैंने कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद अपना सारा सामान लोड किया और उसके बाद यहाँ पर आई हूँ। अब आपको तो पता है कि जयपुर के अंदर कितना ट्रैफिक होता है, और इस दिन तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है हर सड़क पे, तो इसीलिए ज़्यादा देर हो गई। कोई बात नहीं, अब राखी बांध देती हूँ। ऐसा कहकर वह किचन की तरफ देखने लगती है, जहां पर उसकी भाभी काफ़ी देर की गई है राखी के लिए थाली तैयार करने के लिए, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं लौटी है। इस बात को देखते हुए वह कहती है कि ठीक है भैया, तुम बैठो और मैं अभी जाती हूँ, अंदर जाकर मैं थोड़ा राखी की जो थाली है उसे ले आती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगी, और सुनाओ सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तो वो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, पहले राखी बांध देती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे की बातचीत करना। ऐसा कहकर वह वहाँ से सीधा किचन के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही किचन के अंदर जाकर देखती है तो उसकी जो भाभी थी उसके सामने राखी की जो थाली होती है पूजा के लिए वो तैयार रखी हुई थी, और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इस बात को देखकर ननद पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है, भाभी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो भाभी अपनी ननद की तरफ देखती है और एकदम से अपनी आंखों के आंसू पहुँचती है। कहती है कि नहीं दीदी, कुछ भी नहीं हुआ, ये लो थाली तैयार हो गई है, आप इसे ले जाना चाहो तो ले जाओ, वरना मैं लाकर दे देती हूँ, बाहर आप बैठो। तो उसके बाद वो कहती है कि इसको तो साइड में रखो, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अब इस बात को सुनकर वह कैसे भी करके इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मेरी कसम है, देखो मैं भले ही आपकी सास नहीं हूँ, लेकिन मैंने फर्ज तो सारे सास वाले ही निभाए हैं, तो अगर कोई बात है तो तुम एक बेटी की तरह मुझसे कुछ भी कह सकती हो। जब ये बात वो कहती है तो यहाँ पर भाभी फिर से रोने लगती है और गले लिपट कर फूट फूट कर रो रो कर उसे पूरी बात बता देती है। कहती है कि भाभी आपकी थाली को देखकर मुझे अपने भैया की बात याद आ गई, और इस बार लगता है मेरे भाई की कलाई सुनी ही रह जाएगी। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि क्यों पगली, ऐसा क्यों बोल रही है, चली जाना तू भी, कौन रोक रहा है तुम्हें जाने से, क्या भैया मना कर रहा था? तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं भैया मना नहीं कर रहा था, लेकिन पिछली बार एक बात ऐसी हो गई थी कि उन्होंने उस टाइम पर ही कह दिया था कि अब तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर बहन भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बात सही से बताओ, आखिर बात क्या है, और इन पहेलियों को मत बुझाओ। तो उसके बाद वो कहती है कि भाभी दीदी दरअसल बात ऐसी है, पिछली बार हम लोग गए थे तो अपनी गाड़ी से हम लोग गए थे, तो गाड़ी का तेल वगैरह, और आपको तो पता है कि मेरा मायका कितनी दूर पड़ता है, मिठाइयों का खर्चा, मिठाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर राखी बांधने के बाद जब मेरे घर वालों ने 500 रुपये मान सम्मान के दिए थे, तो उनको लेकर रास्ते में आपका भैया मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और कहता है कि आज के बाद यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, जब उनकी औकात ही नहीं है तो हमको बुलाते क्यों हैं, हमारा तो इतना खर्चा हुआ करता है, ये खर्चा भी नहीं निकला करता। अब ये बात सुनकर मैं उन्हें खूब समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते और उन्होंने साफ बोल दिया था कि अब तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल हो गया है, मेरे भाई की हालत वैसी तंग रहा करती है, अब मैं जाऊँ भी तो किस मुँह से जाऊँ, मेरा मन तो कर रहा है जाने के लिए, लेकिन अब कैसे जाऊं, मेरे जो पति हैं वो मना कर देंगे। इस बात को सुनकर वह उसे चुप कराती है, कहती करे चुप हो जा, भले ही तू मेरी भाभी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगी, और तू चिंता मत कर, इस भैया को तो मैं अपने आप देख लूंगी। इस तरह से वो कहती है और उसे चुप कर देती है। कहती है कि लाए पूजा की थाली मुझे दे और अभी देख तू मैं क्या करती हूँ। इसके बाद जो भाभी होती है वो किचन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और ननद जाकर अपने भाई को राखी बांधने लगती है। जैसे वो उसे राखी बांधती है तो यहाँ पर जो भाई होता है वह 2100 रुपये निकालकर अपनी बहन की थाली में रख देता है। अब जैसे ही बहन 2100 रुपये को देखती है तो एकदम से थोड़ी देर तक सोचती और कहने लगती है, भैया ये क्या दे रहे हो आप, कम से कम इन्हें 4000 रुपये तो करो। अब इस बात को सुनकर जो भाई है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बहन ने अब तक भी एक बार भी उससे कुछ नहीं माना है और वह कभी भी ऐसा नहीं कहा करती कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, और वो आज 4000 रुपये के लिए कह रही है। तो वो कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए अलग से रखे थे और ले जाओ इनको। लेकिन तभी जो बहन है वो दोबारा से कहती है कि मजाक मत समझो, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे कम से कम 4000 रुपये चाहिए। अब देखो कैब भी हुई है 2000 रुपये की तो, और बाकी मिठाई वगैरह भी लेकर आई हूँ, और इतने सारे दूर से वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे और भी कुछ खर्चे किए हैं, तो इससे लगभग 3000 रुपये का तो खर्चा हो जाता है, और 1000 रुपये बढ़ा कर दो, ये 2100 रुपये क्या पकड़ा रहे हो मेरे को।
अब इस बात को सुनते ही भाई हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बहन, रक्षाबंधन तो खुशियों का त्योहार हुआ करता है, इसे पैसों में क्यों तोल रही हो। यानी कि भाई को यह बात बुरी लगती है और वह चिढ़ते हुए उससे ये बात कहने लगता है। लेकिन तभी बहन जब मुस्कुराने लगती है तो यहाँ पर भाई है वो कहने लगता है कि क्या हुआ बहन, क्यों मुस्कुरा रही हो। तो उसके बाद जो बहन है वो कहती है कि इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, जब अपने ऊपर बात आई तो रक्षाबंधन खुशियों का त्यौहार हो गया और इसे पैसों से नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब दूसरे के ऊपर बात आती है तो उसके बाद उस टाइम पर कहाँ चली जाती है तुम्हारी अक्लमंदी। इस बात को सुनकर जो भाई होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ बहन, मैं समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। तो वो कहने लगती है, देख अपनी पत्नी की तरफ, आज वो थाली को देखकर फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि शायद इस बार मेरी भाई की कलाई सूनी रह जाएगी। क्या तू यही चाहता है कि रक्षाबंधन के दिन उसके भाई की कलाई सूनी रह जाए, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये बातें करने पर। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो भाई होता है वो कह रहा है मैंने कहाँ मना किया है, ये कहेगी तो इसे ले चलूंगा। लेकिन तभी वो कहती है कि पिछली बार की बात याद नहीं है, 1 साल हो गया तेरी पत्नी को वहां पर जाए हुए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ऐसी ये है अगर मुझे बता देती तो तेरे कान में खींच देती। इस बात को कहकर वह अपने भाई को धमकाने लगती है और तभी इसे महसूस हो जाता है कि सच में ही उस टाइम पर उसने जो बात कही थी उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसी वजह से जो बहन होती है उसके कहने पर वह अपने कान पकड़ता है और कहता है कि बहन गलती हो गई, माफ़ी दे दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बहन है वो कहती है कि माफ़ी मुझसे मत मांग, माफ़ी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांग जिसका दिल तूने दुखाया है। अरे एक भाई बहन का सबसे पवित्र त्यौहार यही हुआ करता है जहाँ पर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए, उसकी सलामती के लिए उसे धागा बांधा करती है ताकि भाई को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन तुमने तो उसी को पैसों से तोल दिया, ये कौन सी बात हुई। इस बात को सुनकर जो भाई होता है, हालांकि उस पर हिम्मत तो नहीं हो रही है अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने की, लेकिन जब बहन एक माँ की तरह धमकाती है तो उसके बाद जो भाई होता है वह भी आंखों में आंसू लेकर अपनी पत्नी के सामने कानों को पकड़ लेता है। और जैसे वो कान पकड़ता है तो यहाँ पर जो पत्नी है वो उसके हाथों को पकड़ लेती है, कहती है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए मेरे सामने, बस आप मुझे ना मेरे भाई के पास ले जाना, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और भले ही आप माफ़ी मत मांगिए और वहाँ पर बिल्कुल भी पैसों की ये बात मत करना। भले ही अगर आप कहो तो मैं चाहे दूसरों के घरों में नौकरानी का काम कर लूंगी, लेकिन आपको घाटा नहीं होने दूंगी। लेकिन मेरे भाई के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है और वह बहुत ज़्यादा परेशानी में है, इसीलिए तो उन्होंने कम पैसे दिए थे, 500 रुपये पकड़ाए थे। उन्हें भी पता है कि आप गाड़ी लेकर गए हो, मिठाइयाँ महंगी आया करती हैं, लेकिन वो जो हैं वो अब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से तो पैसा दे सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका पति होता है वह माफ़ी मांगता, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे। और तभी जो बहन होती है वो कहती है कि चलेंगे क्या, अभी ले जा इसको, और कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुझे घर पर रुकने वाले की कोई दिक्कत है तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, जो हाथ से दे दिया करे उसे ले लिया करो। ये नहीं है क्या तुम वहाँ पर अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए गए थे या गाड़ी का किराया कमाने के लिए गए थे। जो भाई होता है वह हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि बहन माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर जो बहन है वो कहती है कि ठीक है तो अभी के अभी तैयार कर अपनी पत्नी को और तू भी तैयार हो जा और चला जाए यहाँ से। वो कहता है कि कोई बात नहीं हम चले जाएंगे, अभी तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत बातें तो कर लेते हैं। तो जो बहन होती है वो कहती है कि क्या ज़रूरत है बातों की। तो वो कहता है कि अरे बहन तुम भी तो लगभग 1 साल से में ही आई हो, जब से हमारी शादी वगैरह हुई है उसके बाद से तुम्हारा आना जाना बहुत कम हो गया है, तो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। इधर जो भाभी होती है वो भी अपनी ननद को रोकती है, कहती है कि हाँ दीदी ये सही कह रहे हैं और आपको थोड़ी देर रुकना होगा। इसके बाद ननद थोड़ी देर के लिए रुकती है और रुकने के बाद वो सभी के सभी एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जो ननद होती है वो कहती है कि ठीक है अब चलती हूँ, बच्चे राह देख रहे होंगे और वहाँ पर मेरी ननद भी बैठी हुई है, अब तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को ले जाओ और ले जाकर इसे अच्छी तरह से राखी बंधवाओ। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वह पहले तो अपनी बहन को विदा करता है, भाभी दिव्या भी अपनी बहन को ननद को विदा करती है बड़े ही प्यार से। और जब वो विदा हो रही थी तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि बहन अपने पैसों को तो ले जाओ। तो वो कहती है कि नहीं भैया इतने नहीं चाहिए, बस 1000 रुपये दे दे। तो वो कहती है
कहता है कि बहन, ये मैंने सच में तुम्हारे लिए अलग से निकाल कर धरे थे और तुम ऐसा करो, इनको ले जाओ, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बहन उन 2100 रुपये को लेती है और उसके बाद वहाँ से अपनी कैब करती है दोबारा से और कैब में बैठकर वापस चली जाती है। और जो भाई होता है घर में ताला लगाता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए उसे दोबारा से गाड़ी में बैठाकर वहाँ से उसके मायके के लिए ले जाता है। अब मायके में तो उसके भाई को यही था कि उसकी बहन शायद नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोन पर जब बातें होती थी तो वो यही बता देती थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है। भाई कहता भी था कि कोई बात नहीं, इस बार मैं दामाद जी के लिए कैसे भी पैसा इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन बहन मना कर देती है, कहती कि नहीं भैया, अगर वो नहीं लाएंगे तो मैं ज़्यादा फोर्स उनसे नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जब बहन इस बार अपने मायके पहुंचती है तो यहाँ पर उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि बहन आएगी, क्योंकि सुबह से बहन उनका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और जब वह गाड़ी में चलने लगती है तो उस टाइम तक उन्होंने फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। लेकिन शाम के जैसे ही 6:30 बजते हैं तो उस समय जो बहन है वह अपने भाई के दरवाजे पर पहुंचती है और जैसे ही भाई अपनी बहन को दरवाजे पर देखता है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि बहन तू आ गई, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि तुम आ भी पाओगी, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो उसके बाद जो बहन है वो अपने भाई के गले लगती है और कहती है भैया लाओ अपनी कलाई दो और मैं आपको राखी बांध देती हूँ। यहाँ पर वह अपने भैया को राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद जो भैया होता है वह इस बार 5,000 रुपये अपने पास से निकालता है और उन्हें सीधा अपने जो बहन होती है उसको देता है। कहता है कि बहन ये तो तुम्हारे हैं और 5,000 रुपये और रख रखे हैं मैंने जीजा जी के लिए और उन पैसों को मैं उन्हें दे दूंगा, लेकिन आप ना हर रक्षाबंधन पर तो कम से कम जीजा जी मेरी बहन को भेज ही दिया करो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो पति होता है जिसका नाम सुनील होता है उसको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है और वह भी फूट फूट कर रोते हुए अपने साले से भी माफ़ी मांगता है। कहता है कि गलती हो गई, क्या करूं, अब इंसान हूं और इंसान गलतियों का पुतला हुआ करता है, माफ़ कर दो और इन पैसों को अपने पास रखो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, बस आप 100 रुपये अपनी बहन को दे दो, वही काफ़ी है, मैं कमाया करता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसी भी परेशानी नहीं है। वह कहता है कि नहीं भैया जीजा जी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहन को मत रोका करो। भाई बहन का यही त्यौहार हुआ करता है जिसमें भाई बहन इकट्ठा हुआ करते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी के उन पलों को बिताया करते हैं, यानी कि जो पल काफ़ी अनमोल हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी रक्षाबंधन होता है ना तो जो भाई बहन सालों साल नहीं मिलते हैं वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ होकर वो एक दूसरे से बातें करते हैं। आज के ज़माने में तो बिल्कुल ये सटीक बैठता है, क्योंकि फ़ोन पर बातें तो रोज़ हुआ करती हैं, लेकिन एक साथ बैठकर जो हंसी ठिठोले होते हैं ना वो तो रक्षाबंधन पर या किसी त्योहार पर ही हुआ करते हैं। और त्योहार रक्षाबंधन ही ऐसा होता है जहां पर भाई बहन सभी इकट्ठे हो जाया करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस रक्षाबंधन अपनी पत्नियों को ना रोकें और कभी भी कोई भी अगर पति अपनी पत्नी को लेकर उसके घर ले जा रहा राखी बंधवाने के लिए तो आते वक्त उससे बिल्कुल भी लड़ाई ना करे कि तुम्हारे भाई ने इतने कम पैसे दिए हैं, गाड़ी का तेल है, मिठाइयाँ इतनी महंगी हैं। आप मिठाई बेचने के लिए नहीं जा रहे, आप लोग वहां पर एक रिवाज को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो और बिल्कुल भी ये बात अपने दिमाग में मत रखना। अरे अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑटो से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, गाड़ी लेकर क्या जाना है। अगर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप गाड़ी का खर्चा ना उठा सको तो गाड़ी से जाना ही क्यों है भाई। कम से कम इस त्योहार को तो मत खराब करो। बाकी दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।